स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन एट माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथरेक्ट पर। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए लाए हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से संबंधित क्लास 10 की एक्सरसाइज 10.1 का सॉल्यूशन। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में इस चैनल को अन्य विद्यार्थियों तक भी शेयर कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। तो देखिए, इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बिंदु पथ के बारे में सामान्य सी जानकारी दी थी, कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे ताकि हमें यह समझ में आ सके कि बिंदु पथ वास्तव में ज्यामिति के अंदर किस प्रकार से अपने अस्तित्व रखते हैं। आज हम उन्हीं बिंदु पथ के आधार पर जो हमने पिछले वीडियो के अंदर कवर किए हैं वहाँ से उन्हीं का यूज़ करके हम पहला प्रश्न सोल्व करेंगे। इस पहले प्रश्न के अंदर हमें सत्य और असत्य बताने हैं कि कथन दे रखे हैं, बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है, और साथ में इनका कारण भी लिखना है। तो देखिए पहला प्रश्न, और पहले प्रश्न का ही पहला पॉइंट आपको कथन दे रखा है, किसी रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय एक रेखा होती है। देखिए, आपको जो हमने पहले बताया, मतलब पिछली वीडियो के अंदर जो हमने आपको बताया, आपको उसी आधार पे स्टेटमेंट को लेके चलना है। और अगर उसके आधार पर यहाँ पर ये कथन है फिर तो ये सत्य है, अन्यथा ये असत्य हो जाएगा। तो देखिए इसने क्या बोला कि किसी रेखा से, तो आप एक रेखा बना लीजिए, ठीक है, और इस रेखा से समान दूरी पर कुछ बिंदु हैं। इस रेखा से समान दूरी पर कुछ बिंदु, यहाँ पर हम बिंदु बना लेंगे अलग अलग। तो उन बिंदुओं का समुच्चय, तो जब हम इन बिंदुओं का समुच्चय बनाएंगे, ठीक है, तो ये जो समुच्चय बना, क्या ये एक रेखा है? अब देखिए, ये रेखा तो है, लेकिन हमने जो पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि किसी रेखा से समान दूरी पर जो बिंदु होते हैं, कि यहाँ पर जितने भी बिंदु हैं वे सभी बिंदु इस नीचे वाली रेखा से समान दूरी पर हैं, कि ये दूरियाँ समान हैं। और जब ये दूरी समान होगी तो हमने बताया था कि ये जो नई रेखा बनेगी ये एक समांतर रेखा बनेगी, ठीक है। लेकिन कथन में दे रखा है कि एक रेखा होती है, तो ये कथन जो है वो अधूरा है, इसलिए हम ये लिखेंगे कि यह कथन असत्य है। तो पहला जो कथन है वो क्या हुआ? असत्य, ठीक है, क्योंकि रेखा तो कैसे भी हो सकती है इसके अनुसार, तो वो प्रतिच्छेदी रेखा भी हो सकती है, वो समांतर रेखा भी हो सकती है, लेकिन यहाँ नहीं दे रखा, तो अधूरी जानकारी है, तो असत्य है। अब बात करते हैं इसके दूसरे पॉइंट की। एक वृत्त उन बिंदुओं का बिंदु पथ है जो एक दिए गए बिंदु से नियत दूरी पर स्थित होते हैं। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इसने बोला कि वर्त, तो ये लीजिए, ये एक वर्त, और इस वर्त के लिए हमें उन बिंदुओं का बिंदु पथ जो एक दिए गए बिंदु से, यहाँ पर जो भी वो नियत जिस बिंदु की बात करें वो बिंदु यहीं पर बनेगा, और इस वर्त के ऊपर जितने भी बिंदु हैं, इस वर्त पर जितने भी बिंदु हैं वे सभी बिंदु इस बिंदु से समान दूरी पर हैं। और ये हम जानते हैं ये वर्त की त्रिज्या है, ठीक है, तो ये वर्त की त्रिज्या, तो ये समान तो होगी। तो दूसरा जो कथन है वो सत्य है, ठीक है। मैंने आपको जो वर्त की बिंदु पथ की परिभाषा लिखवाई थी ये उसी परिभाषा के अनुसार है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीन दिए गए बिंदु तभी संरेख होंगे। देखिए, संरेख का मतलब है एक ही रेखा पर तीन बिंदु, ये कोई तीन बिंदु हैं एक रेखा के ऊपर, ठीक है, ये हमने कोई तीन बिंदु मान लिए एक रेखा पर, और ये तीन बिंदु कैसे हैं? संरेख। तो देखिए इसने क्या बोला है कि तीन बिंदु संरेख तभी होंगे जब वह एक रेखा के अवयव न हों। लेकिन हमारा जो डायग्राम है उसके अनुसार तो ये तीनों बिंदु एक रेखा के अवयव हैं, ये कह रहा है कि अवयव न हों, तो ये जो कथन होगा वो असत्य होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, तीन बिंदु अगर संरेख हैं तो एक रेखा के ऊपर स्थित होंगे। रेखा के अवयव होने का मतलब है वो रेखा पर स्थित होना, लेकिन ये तो कह रहा है कि रेखा के अवयव नहीं है, तो असत्य है। नंबर 4, दो रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ दोनों रेखाओं के समांतर रेखा होगी, ठीक है। ये बिंदुपथ की बात कर रहे हैं, समांतर होता है। तो हमें बताना है कि ये कथन सत्य है या असत्य है। अब देखिए, इसने बोला दो रेखाओं से, वही बात अधूरी जानकारी है। इसने ये नहीं बताया कि ये दोनों रेखाएं कैसी हैं। हमें यहाँ पर दोनों रेखाओं के बारे में मालूम नहीं है। हो सकता है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हों, या हो सकता है कि दोनों रेखाएं आपस में क्या हों? समांतर हों। तो अगर कंडीशन यहाँ पर दी जाएगी तो परिणाम परिवर्तित होंगे, इस बात का ध्यान रखना। इसने बोला कि दो रेखाओं से, तो मान लो कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ, तो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था कि इनके मध्य का जो कोण है
उस कोण का अर्धक होता है। मतलब ये जो लाइन हमने बनाई, इस लाइन के ऊपर जितने भी बिंदु आएंगे, इस लाइन पे जितने भी बिंदु आएंगे, ये सभी बिंदु ऊपर वाली रेखा से और नीचे वाली रेखा से बराबर दूरी पर स्थित हैं। लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन इसने दी है कि समांतर रेखा होती है, इसने बोला कि दो रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ दोनों रेखाओं के समांतर होती है, जो कि असत्य है अधूरी जानकारी के कारण। क्योंकि रेखाएं अगर प्रतिच्छेदी हैं तो मध्य कोण का अर्धक बनेगा। हाँ, अगर दोनों रेखाएं समांतर हैं, अगर वहाँ जिस रेखा की वो बात कर रहा है अगर वो रेखाएं समांतर हैं तो फिर हो सकता है। क्योंकि देखिए कि अगर दोनों रेखाएं समांतर हुई, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं कि ये दो रेखाएं समांतर, अब इनसे समान दूरी पे कौन से बिंदु होंगे वो देखने हैं। तो बिल्कुल बीच में जो बिंदु होंगे, यहाँ बीच में जो बिंदु होंगे वो ऊपर वाली और नीचे वाली रेखा से समान दूरी पर, कि ये वाली दूरी और ये नीचे वाली दूरी, ठीक है, ऊपर वाली दूरी और ये नीचे वाली दूरी जो है वो क्या रहेगी, बराबर रहेगी। तो जब इनको मिलाओगे तो मिलाने से जो नई रेखा बनेगी वो रेखा ऊपर वाली रेखा और नीचे वाली रेखा की क्या है, समांतर है। लेकिन वही बात किसने बोला नहीं है कि दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं, ठीक है, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा। इस रेखा के बारे में इसने नहीं बताया कि ये रेखाएं कैसी हैं। तो प्रतिच्छेदी होंगी तो परिणाम बदलेगा, प्रतिच्छेदी नहीं है फिर हो सकता है। तो अभी के लिए तो हम इसको असत्य मानेंगे। यह जो कथन है वो क्या है, असत्य। लास्ट पॉइंट इसका, दो दिए गए बिंदुओं से, दो बिंदु दे रखे हैं, ठीक है, ये लीजिए दो बिंदु ए और बी। अब इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ, ठीक है, समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंबवर्धक होता है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, ये हमने कल पढ़ाई है कि इन दोनों से समान दूरी पर जो भी बिंदु होगा उनका जो बिंदुपथ है वो ए और बी को मिलाने वाला जो रेखाखंड है इसका लंबवर्धक, ये वाला मान इस मान के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, इस रेखाखंड पर जितने भी बिंदु हैं, चाहे इस बिंदु की बात करो, चाहे इस बिंदु की बात करो, आप किसी भी बिंदु की बात कर लीजिए, अगर मैं इनको ए और बी से मिलाऊंगा, अगर मैं इनको ए और बी से मिलाता हूं तो इधर वाली दूरी इस दूरी की क्या हो जाएगी, बराबर, कि ए पी का मान बराबर आएगा किसके, बी। तो पी से जाने वाली रेखा, पी से जाने वाली रेखा, ठीक है, ए बी का लंब अर्धक होगी। ठीक है, लंब अर्धक को हम बोल सकते हैं लंब समद्विभाजक। तो ये जो कथन है हमारा लास्ट, ये कथन क्या है, सत्य। अब बात करते हैं हम इसके दूसरे क्वेश्चन की। देखिए दूसरे सवाल के अंदर हमें एक चतुर्भुज दे रखा है और उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और समांतर चतुर्भुज से सिद्ध करना है। समद्विभाजित का मतलब एक दूसरे को दो समान भागों में विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज वो चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और साथ में क्या हो, समांतर हो। तो देखिए किस तरीके से इसे सिद्ध करेंगे। सबसे पहले तो हम एक चतुर्भुज की रचना कर लेते हैं इसमें, और देखिए चतुर्भुज हमें समांतर सिद्ध करना है तो हम चतुर्भुज समांतर ही बनाएंगे। इसको नाम दे दिया ए बी सी डी, और इसके विकर्ण, तो इसके दो विकर्ण बना लेंगे, ए सी और साथ में बी डी। ठीक है, कि मानना ए बी सी डी एक चतुर्भुज है तथा ए सी व बी डी इसके दो विकर्ण हैं। ठीक है, और एक दूसरे को ये यहाँ प्रतिच्छेद करते हैं तो इस बिंदु को मान लेंगे O, जिनका प्रतिच्छेद बिंदु O है। प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्नानुसार, ठीक है, इसने बोला कि चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो मतलब कहने का ये हुआ कि ये बिंदु जो है ये इन दोनों विकर्णों के समद्विभाजन का बिंदु है। इससे ये होगा कि इस भुजा का मान, जो ऊपर वाला मान है OD, वो बराबर हो जाएगा OB के, और OC का जो मान है वो बराबर हो जाएगा OA के। प्रश्नानुसार दिया है कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, अतः OD बराबर OB और OC बराबर OA, इनका हम यूज कर लेंगे। इसको नंबर 1 समीकरण 1 कुछ भी मान सकते हैं। अब आगे की बात, सिद्ध करना है कि यह एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है
सिद्ध करना है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो देखिए उपपत्ति में तो अब समांतर चतुर्भुज का मतलब ये हुआ कि आमने सामने की भुजाएं हमें बराबर करनी है। मतलब AB का मान CD के बराबर होना चाहिए और BC का मान बराबर होना चाहिए किसके, AD के। ठीक है, तो आमने सामने की भुजाओं को बराबर करने के लिए हम सर्वांग समता के नियमों का यूज़ करेंगे। और सर्वांग सम किन किन को सिद्ध करेंगे, यहाँ पर दो त्रिभुज लेंगे ऐसे जिनको हम सर्वांग सम सिद्ध कर सकें। मतलब त्रिभुज OAB और त्रिभुज OCD, हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। तो देखिए उपपत्ति में लिखेंगे त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में। अब इन दोनों त्रिभुजों में देखिए कि OB बराबर है OD के, OB बराबर OD के दिया है। इसी तरीके से OA बराबर है OC के। ठीक है, ये भी हमें दे रखा है। और एक और देखिए कि ये विकर्ण जब एक दूसरे को यहाँ प्रतिषेध करेंगे तो यहाँ शीर्षाभिमुख कोण बनेगा। ठीक है, तो एंगल COD बराबर हो जाएगा एंगल AOB के, कि कोण AOB बराबर कोण COD के। ये कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ लिखेंगे SAS नियम से। ठीक है, भुजा कोण भुजा नियम से त्रिभुज AOB सर्वांग सम है त्रिभुज COD के। ठीक है, दो भुजाएं बराबर कर दी और एक कोण बराबर कर दिया, तो SAS नियम से त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। और सर्वांग सम हो जाएंगे तो CPCT से। मतलब अब इनके जो संगत भाग हैं वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। संगत भाग का मतलब जैसे AB के संगत CD, AB बराबर हो जाएगा किसके, CD के। मतलब ये वाली भुजा इसके क्या हुई, बराबर हुई। और इसके बाद में देखिए इसी प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं, इसी प्रकार से त्रिभुज BOC व त्रिभुज AOD को सर्वांग सम सिद्ध करने पर अगर इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करोगे तो BC बराबर हो जाएगा AD के। ठीक है, दैट एम्प्लाइज चतुर्भुज ABCD की आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। और इस तरीके से सवाल सिद्ध होगा। तो देखिए तीसरा प्रश्न, 3 असंरेख बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु और उनका बिंदुपथ बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, असंरेख का मतलब यहाँ पर कि जो एक ही रेखा पर स्थित ना हो। कि मान लीजिए हमारे पास ये कोई 3 बिंदु हैं। ठीक है, इसको नाम दे दिए A, B और C। ठीक है, असंरेख। और इनसे समदूरस्थ बिंदु मतलब एक ऐसा बिंदु बनाना है जो इन तीनों से समान दूरी पर हो और फिर उस बिंदु का बिंदुपथ बताना है कि क्या होगा। और साथ में अपने को कारण भी बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ लिख लेंगे मानना A, B तथा C। ठीक है, माना A, B तथा C 3 असंरेख बिंदु हैं। ठीक है, और साथ में एक रचना करेंगे हम यहाँ पर कि B और C को आपस में मिला देंगे, A और C को आपस में मिला देंगे और साथ में A और B को भी, इनको आपस में मिलाने पर A, B व C को मिलाने पर। ठीक है, और हमें ज्ञात करना है बिंदुपथ। ज्ञात करना है कि A, B व C से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ। तो देखिए सबसे पहले तो अपने B और C की बात कर लेते हैं। देखिए जो इन तीनों से समान दूरी पर होगा वो दो बिंदुओं से भी समान दूरी पर ही स्थित होगा। कि ऐसा बिंदु जो इन तीनों से समान दूरी पे हो तो वो दो बिंदुओं से समान दूरी पर होगा, ये तो हम जानते हैं। तो सबसे पहले तो मैं B और C को लेके चलूँगा कि B
व सी से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ। ठीक है, पहले बी और सी दो बिंदु ले लेते हैं। इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ बताना है। तो दो बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है उसका लंब समद्विभाजक होता है, हम ये जानते हैं। तो बी व सी से समान दूरी पर स्थित बिंदु का जो बिंदु पथ है वो क्या होगा, वो बी सी का लंब समद्विभाजक। तो BC का लंब समद्विभाजक करना है हमें, मतलब BC को दो बराबर भागों में विभाजित करना है। तो ये लीजिए, ये हो गया BC का लंब समद्विभाजक, या यूं कहें कि लंबवर्धक। तो इस पर कहीं भी ले सकते हैं वो बिंदु। ठीक है, ये कहीं भी, एक बार हम बना नहीं रहे। अब बात करते हैं A और C की। इसी प्रकार A व C से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ AC का लंब समद्विभाजक होगा। मतलब AC का लंब समद्विभाजक हमने इसे मान लिया कि इस लाइन पर जितने भी बिंदु हैं वो AC से समान दूरी पर हैं। अच्छा, जिस बिंदु का बिंदु पथ हमने यहाँ ज्ञात किया उसी बिंदु का बिंदु पथ यहाँ भी ज्ञात हो रहा है, क्योंकि वो तीनों बिंदुओं से समान दूरी पे है। हम दो दो बिंदु लेके चल रहे थे। तो यहाँ देखिए कि इन दोनों लंब समद्विभाजकों का ये जो कॉमन पॉइंट आया, ये वाला, ठीक है, जिसको मैं O नाम देता हूँ। ठीक है, उभयनिष्ठ बिंदु। ठीक है, इस बिंदु के लिए यहाँ लिखेंगे दोनों लंब समद्विभाजकों के उभयनिष्ठ बिंदु जिसे O नाम दिया गया है, हमें उसी O का बिंदु पथ लिखना है। ठीक है, जो कॉमन है वही होगा फिर। अब देखिए इसका किस प्रकार से अस्तित्व होगा, ये इस बात को हम क्लियर करेंगे। तो अभी एक बार इसे हटा दीजिए। तो हम क्या करेंगे, O से इनको मिलाएंगे आपस में, A, B और C को। तो अगर O B और C से समान दूरी पर है तो हम जानते हैं कि OB का मान OC के बराबर होगा। इस पहली कंडीशन से हम कह सकते हैं OB बराबर होगा OC के। ठीक है, और दूसरी कंडीशन से हम कह सकते हैं कि OA ये बराबर होगा किसके, OC के। इसको नंबर 1 और इसको नंबर 2। तो 1 व 2 से, तो 1 व 2 से तीनों मान आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। OA बराबर OB बराबर OC। और ऐसा कब संभव होगा, तो ऐसा एक ही कंडीशन में संभव हो सकता है जब ये O किसी परिवर्त का केंद्र हो और वो परिवर्त A, B और C से गुजरता हो। ऐसा तभी संभव होगा जब O A, B, C से गुजरने वाले परिवर्त का केंद्र बिंदु हो। अतः O का बिंदु पथ परिकेंद्र होगा। जो O का बिंदु पथ है वो क्या होगा, परिकेंद्र। और ये परिकेंद्र मतलब O को केंद्र मानते हुए अगर हम एक वर्त बना दें तो इस वर्त का जो केंद्र होगा वो ही कौन होगा, A होगा, ताकि OA, OB और OC ये वर्त की त्रिज्याएं बन जाएंगी। और हम जानते हैं कि वर्त की त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं, समान होती हैं। तो तीन असंरेख बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का जो बिंदु पथ है वो उन तीनों बिंदुओं से गुजरने वाले परिवर्त का केंद्र होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, परिकेंद्र बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको तीन बिंदु दे रखे हैं जो कि समरेख हैं। समरेख का मतलब एक ही रेखा पर स्थित है, कि तीन समरेख बिंदुओं से समदूरस्थ वही समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा, कारण बताना है साथ में। तो सबसे पहले तो यहाँ लिखेंगे, माना A, B व C कोई तीन बिंदु समरेख हैं। ठीक है, तो हमने तीन बिंदु मान लिए A, B और C। ठीक है, ये समरेख है। अब इन तीनों से समान दूरी पर एक बिंदु लेना है।
अच्छा, जो इन तीनों से समान दूरी पर होगा वो बिंदु इन दो से भी समान दूरी पर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना कि माना कोई बिंदु ए बी व सी से समान दूरी पर है, तो वह बिंदु ए कोमा बी तथा बी कोमा सी से भी अलग अलग, ठीक है, अलग अलग समान दूरी पर होगा। कि अगर वो 3 से बराबर दूरी पर है तो 2 से भी बराबर दूरी पर ही होगा। तो देखिए, सबसे पहले ए और बी की बात कर लेते हैं। तो नंबर 1, ए व बी से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ, ठीक है, ए बी का लंब समद्विभाजक होगा। ए बी का लंब समद्विभाजक होगा, ये हम जानते हैं कि ए बी का लंब समद्विभाजक हमने ये मान लिया। मतलब इस लाइन पर जितने भी बिंदु हैं वो सभी ए और बी से समान दूरी पर हैं। इस लाइन को कुछ भी नाम दे सकते हैं, एल। अब बात कर लेते हैं बी व सी की। नंबर 2, बी कोमा सी से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ BC का लंब समद्विभाजक होगा। ठीक है, अब B और C से ले लेते हैं। तो B और C से लंब समद्विभाजक बनाया हमने, ये जिसको नाम दे दिया M, कि यहाँ पर जितने भी बिंदु हैं वो सारे B और C से समान दूरी पर हैं। लेकिन हम बात कर रहे थे अभी कि एक बिंदु जिस बिंदु की हम बात करेंगे कि तीनों बिंदुओं से जो समान दूरी पर होगा वो दो से भी समान दूरी पर होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि जो A व B से समान दूरी पर हैं वो सारे के सारे बिंदु L लाइन पर हैं, और जो B व C से समान दूरी पर हैं वो सारे बिंदु M लाइन पर हैं। तो दोनों में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। ध्यान देना कि L तथा M में कोई बिंदु उभयनिष्ठ प्राप्त नहीं होता। मतलब अब ऐसा कोई एक बिंदु तो है ही नहीं, जो इन तीनों से समान दूरी पर स्थित हो। अतः किसी ऐसे बिंदु का अस्तित्व नहीं है जो इन तीनों से, ठीक है, जो इन तीनों बिंदुओं से समदूरस्थ हो। दो के लिए तो है, लेकिन अगर तीनों के इकट्ठे की बात की जाए तो ऐसा कोई बिंदु नहीं है जो ए से भी समान दूरी पर हो, बी से भी समान दूरी पर हो, सी से भी समान दूरी पर हो। दो के लिए संभव है, लेकिन तीन के लिए संभव नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में देखिए, 5वां क्वेश्चन कि ए व बी कोई दो बिंदु हैं और इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाले वर्तों के केंद्रों का बिंदुपथ। ए और बी से कुछ वर्त गुजरेंगे और जितने भी वर्त गुजरेंगे उन सब के केंद्रों को आपस में मिलाना है। तो जब उन केंद्रों को आपस में मिलाओगे तो उससे जो बिंदुपथ बनेगा वो बिंदुपथ ए और बी को मिलाने वाला जो रेखाखंड है ए बी, उसका क्या होगा, लंब अर्धक होगा। ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। तो यहाँ सबसे पहले तो लिखेंगे कि दिया है कि ए व बी दो ऐसे बिंदु हैं जो वर्तों पर स्थित हैं। ठीक है, कि ए और बी जो बिंदु हैं वो किस पर स्थित हैं, वर्तों पर। तो पहले तो हम मान लेते हैं कि ए और बी ये कोई दो बिंदु, ठीक है, और इनको वर्तों पर स्थित करवाना है। तो आप चाहे तो पहले वर्त बना लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना इसको समझने में, कि ये एक वर्त और एक वर्त हमने यहाँ बना लिया। ठीक है, आप चाहो तो और वर्त भी बना सकते हो यहाँ पर, लेकिन इसके कहने के अनुसार जो ए है वो यहाँ वर्तों के ऊपर स्थित है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि ए और बी कोई बिंदु हैं जो कि किस पर स्थित है, वर्तों पर। आप वर्त जो है वो एक, तीन, दो से ज़्यादा भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर दो ही वर्त बनाए हैं, आप चाहो तो एक वर्त और बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये कोई 3 वर्त मान लिए। अब देखिए, ये तो हो गया कि इस पहली लाइन का कि वर्तों से गुजरते हैं ए और बी कोई दो बिंदु, इनके केंद्रों को। अब मैंने ये 3 वर्त माने तो इनका केंद्र माना ए
व बी से होकर जाने वाले वृत्तों के केंद्र P, Q व R हैं। ठीक है, 3 बिंदु माने थे, तो इस वृत्त का केंद्र मान लिया मैंने यहाँ पर, जिसको नाम दे दिया P। इस वृत्त का केंद्र मैंने मान लिया यहाँ पर, इसे नाम दिया Q। और इस वृत्त का केंद्र मैंने मान लिया यहाँ, इसे नाम दे दिया R। और A और B को आपस में मिला लो। ठीक है, A और B को आपस में मिलाने पर अब देखिए हमें क्या करना है, वृत्तों के केंद्रों का बिंदुपथ जो है वो लंब अर्धक होता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध किस तरीके से करेंगे, पहले तो हम रचना करेंगे कि P को मिलाएंगे A से और B से। ठीक है, इसी तरीके से Q को A और B से मिलाएंगे, R को A व B से मिलाएंगे। समझना ध्यान से कि मैंने P, Q और R को A व B से मिलाया। रचना में लिख देंगे ये स्टेप कि P, Q व R को A, B से मिलाते हैं। ठीक है, और अब हम इसमें जो भी सिद्ध करना है उसकी बात करेंगे। तो नंबर 1, पहले P बिंदु की बात करते हैं। देखिए P बिंदु को जब हमने A और B से मिलाया तो ऊपर वाले वृत्त की 2 त्रिज्याएं प्राप्त हुई। जब P को A व B से मिलाऊंगा तो ऊपर वाले वृत्त की 2 त्रिज्याएं बनती हैं। यहाँ लिखेंगे कि पहले वृत्त में PA बराबर PB वृत्त की त्रिज्याएं। ठीक है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। अब देखिए अगर PA PB के बराबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि P बिंदु AB के लंब अर्धक पर स्थित होगा। दैट एम्प्लाइज P AB के लंब अर्धक पर स्थित होगा। ठीक है, चलिए नंबर 2, दूसरे वृत्त में, तो दूसरे वृत्त में QA बराबर QB, वही कि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो Q है AB के लंब अर्धक पर स्थित होगा। अब इसी प्रकार नंबर 3, तीसरे वृत्त में RA बराबर RB, फिर से एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। इसका मतलब कि जो R है ये भी AB के लंब अर्धक पर स्थित होगा। अब देखो P भी AB के लंब अर्धक पर है, Q भी AB के लंब अर्धक पर है और R भी AB के लंब अर्धक पर है। और AB का लंब अर्धक ऐसा तो यानी कि अलग अलग होगा कि एक रेखाखंड का लंब अर्धक यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। तो ध्यान रखना कि P, Q और R जो हैं वो तीनों ही लंब अर्धक पर हैं, तो इसका मतलब वो समरेख हो गए। तो हम ये कह सकते हैं कि केंद्रों को मिलाने से जो बिंदुपथ बनेगा, वृत्त के केंद्रों को मिलाने से जो बिंदुपथ बनेगा वो AB का क्या होगा, लंब अर्धक होगा। यहाँ से हम कह सकते हैं कि P, Q व R तीनों, ठीक है, तीनों एक ही लंब अर्धक पर स्थित हैं। ठीक है, अतः केंद्रों का बिंदुपथ, जो केंद्रों का बिंदुपथ होगा, P, Q और तीनों केंद्र है ना, तो केंद्रों का बिंदुपथ कहाँ स्थित है, AB के लंब अर्धक पर स्थित है। नेक्स्ट देखिए छठा क्वेश्चन, त्रिभुज PBC और QBC। ठीक है, PBC QBC ये दोनों त्रिभुज समद्विबाहु हैं, ये हमें दे रखा है। समद्विबाहु का मतलब जिसकी दो भुजाएं समान हो। मैंने डायग्राम में शो कर रखा है कि PB बराबर है PC के और BQ बराबर है CQ के। आगे देखिए, सिद्ध करना है कि P व Q को मिलाने वाली रेखा, P व Q को एक रेखा मिला रही है और ये रेखा जो है वो BC को 90 डिग्री पे समद्विभाजित करती है। हमें सिद्ध करना है कि यह रेखा जब BC को प्रतिच्छेद करेगी तो वो 90 डिग्री पे दो बराबर भागों में काट कर जाएगी। तो सबसे पहले तो इसको हम नाम दे देते हैं बिंदु को O। ठीक है, तो सिद्ध करना में जो उन्होंने लिखा है उसके अनुसार ही इसको देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको दो त्रिभुज सबसे पहले सर्वांग सम सिद्ध करने पड़ेंगे। कौन कौन से, PBQ और PCQ। देखिए त्रिभुज, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको कि त्रिभुज कौन सा, PBQ
क्यू, पी बी क्यू व त्रिभुज पी सी क्यू में, ठीक है। तो लिखेंगे पी बी बराबर पी सी, यहाँ लिख देंगे कारण कि समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं, समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं बराबर होती हैं, दो भुजाएं समान होती हैं, तो पी बी और पी सी जो है वो समान हो गए। और इसी प्रकार से फिर लिखेंगे कि बी क्यू बराबर सी क्यू, यही रीज़न सेम। चलिए, और पी क्यू बराबर पी क्यू उभयनिष्ठ, तो क्या हुआ कि एस 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 नियम से भुजा 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 नियम से त्रिभुज पी बी क्यू सर्वांग सम हुआ त्रिभुज पी सी क्यू के, ये हुआ। तो सी पी सी टी से मतलब सर्वांग सम त्रिभुजों के जो गुणधर्म हैं, सर्वांग समता के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं। अगर ये त्रिभुज इधर वाला त्रिभुज उस त्रिभुज के सर्वांग सम है, तो जो यह कोण होगा ये वाला, ये इस कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे आप कि एंगल बी पी ओ बराबर होगा एंगल सी पी ओ के। चलिए, और अब हम बात करते हैं इन दोनों त्रिभुजों की, ठीक है। ये जो ऊपर वाले त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं, अब हम इन त्रिभुजों की बात करेंगे। अब त्रिभुज पी बी ओ व त्रिभुज पी सी ओ में, तो पहले तो पी बी बराबर पी सी, वही कारण कि समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं हैं इसलिए। फिर ओ पी बराबर ओ पी उभयनिष्ठ, और ये जो कोण अभी सिद्ध किया, यहाँ पर वैसे तो बी पी आप पूरा क्यू लिखेंगे, क्यू और सी पी क्यू, ठीक है, बी पी क्यू टोटल। और यहाँ पर हम जो लिखेंगे कि कोण बी पी ओ बराबर कोण सी पी ओ के, यहाँ से नंबर 1 से। तो क्या हुआ कि एस ए एस नियम से भुजा कोण भुजा नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हुए। तो एस ए एस नियम से त्रिभुज बी पी ओ सर्वांग सम त्रिभुज सी पी ओ के। अब देखिए, अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो हम कह सकते हैं कि ओ बी बराबर ओ सी, सी पी सी टी से पुनः, तो क्या होगा ओ बी बराबर ओ सी, मतलब हमने सिद्ध कर दिया कि ओ बी जो है वो ओ सी के बराबर है। अर्थात जो ओ बिंदु है, या यूं कहें कि पी क्यू जो रेखा गुजर रही है बी सी को काटती हुई, तो वो गुजरेगी इसको समद्विभाजित करती हुई, कि ओ बी का मान जो है वो ओ सी के क्या होगा, बराबर होगा। अब यहाँ पर इसने बात किया कि 90 डिग्री पर समद्विभाजित करती है, इतना तो पता लग गया कि बीच में से गुजरती है। अब 90 डिग्री से भी गुजरेगी, उस चीज़ का भी देखना कैसे सिद्ध करेंगे। तो ये एक सरल रेखा है और इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम हमने सिद्ध कर ही दिया, तो ये वाला जो कोण है वो इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। सी पी सी टी से यही हम लिख लेंगे कि कोण पी ओ बी बराबर होगा कोण पी ओ सी के, ये भी सी पी सी टी के अंदर। अच्छा, ये एक सरल रेखा है, बी ओ सी एक सरल रेखा है, बी ओ सी एक सरल रेखा है। इस एंगल को x मान लीजिए तो ये एंगल भी x हो जाएगा। तो सरल रेखा का कोण हम जानते हैं कि 180 डिग्री होता है, तो x प्लस में x बराबर 180 डिग्री, तो 2x बराबर 180 डिग्री, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 180 डिग्री बटा 2, मतलब x बराबर कितना आएगा, 90 डिग्री। तो दोनों भाग हमने बराबर भी कर दिया और साथ में ये भी बता दिया कि जो एंगल है बीच का वो कितना है, 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन के जो तरीका था उसी के थोड़ा सा अपोजिट है, वैसे लगभग लैंग्वेज जो वो सेम है। इस बार जो हमें समद्विबाहु त्रिभुज, ध्यान देना कि क्यू आर आधार के ऊपर दो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे होंगे, कौन कौन से, एक तो है एस क्यू आर, ठीक है, एस क्यू आर, तो ये त्रिभुज समद्विबाहु आपको दे रखा है, समद्विबाहु। और इसी तरीके से पी क्यू आर, यह त्रिभुज भी कैसा है, समद्विबाहु। ध्यान देना, दोनों त्रिभुज समद्विबाहु हैं, इसलिए दो भुजाएं इनकी बराबर होंगी। कौन कौन सी, एस क्यू और एस आर, और पी क्यू और पी आर।
चलिए सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है कि S और P को मिलाने वाला जो रेखाखंड होगा, जो इतना ये जो रेखाखंड है वो इसी अर्धक पर स्थित है। ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है रेखा के रूप में, ये QR का क्या है, अर्धक है। कि S और P को मिलाने वाला जो रेखाखंड है या S और P को मिलाने वाले जो बिंदु हैं, उनका जो बिंदु पथ है वो QR के लंब अर्धक पर स्थित होगा। चलिए देखते हैं किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है कि SP QR के लंब अर्धक पर है। तो बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है ये। तो देखिए, अगर P Q और R से समान दूरी पर है, जैसा कि यहाँ पर है कि P Q और R से समान दूरी पर है, P Q अगर P R के बराबर है तो हम कह सकते हैं कि जो P है वो Q R के लंब अर्धक पर होगा। सिर्फ आपको लिखना है कि P Q व R से, ठीक है, P Q व R से समान दूरी पर है। बिल्कुल है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज का ही वो भाग, इसलिए दैट एम्प्लाइज जो P है वो QR के लंब अर्धक पर है। चलिए अब लिखेंगे कि S Q व R से समान दूरी पर है, मतलब S QR के लंब अर्धक पर है। तो QR का लंब अर्धक ऐसा तो यानी कि अलग अलग होगा, QR का लंब अर्धक एक ही रेखा होगी, तो उसी रेखा पर PP और उसी रेखा पर SP है। तो इसका मतलब SP जो भाग है वो QR के लंब अर्धक पर स्थित हुआ। यहाँ लिखेंगे दैट एम्प्लाइज S, P दोनों QR के लंब अर्धक पर हैं। बस इतना ही है ये। तो आप इसको पूरा डिटेल में अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। बाकी तरीका मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से सॉल्व करना है। कि S Q व R से समान दूरी पर था, इसलिए S जो है वो एक लंब अर्धक पर है। P Q व R से समान दूरी पर है तो P भी लंब अर्धक पर होगा। अब Q R का लंब अर्धक अलग अलग तो हो नहीं सकता, इसलिए दोनों एक ही बात, यहाँ पर जो दोनों लंब अर्धक हैं वो एक ही हैं, यूनिक हैं, अद्वितीय हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि S व P दोनों जो हैं वो Q R के लंब अर्धक पर हैं। मतलब SP जो SP बनेगा, SP भी QR के लंब अर्धक पर स्थित होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, डायग्राम बना हुआ है। डायग्राम में PQR एक त्रिभुज दे रखा है और साथ में ये जो PS आपको दिखाई दे रहा है, दिया है कि ये जो PS है वो इस एंगल P का अर्धक है। यहाँ लिखेंगे दिया है त्रिभुज PQR में PS, ठीक है, PS जो है एंगल P, या यूं कहें कि QPR का अर्धक है, ठीक है। मतलब कोण QPS बराबर है RPS के। चलिए सिद्ध करना है। और साथ में एक चीज़ और दे रखी है, नंबर 2, ये एक बात होगी। और दूसरी बात ये दे रखी है कि जो SN है वो लंबवत है PQ के, और साथ में SM जो है वो लंबवत है PR के। ये भी हमें दे रखा है। सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि जो SN का मान आएगा वो बराबर आएगा किसके, SM के। तो बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन। हमने एक बिंदु पथ की परिभाषा पढ़ी थी कि मान लीजिए कि ये दो रेखाएं हैं, ठीक है, इन दोनों रेखाओं से समान दूरी पर हमें एक ऐसा बिंदु ढूंढना है जो इन दोनों से समान दूरी पर हो। तो हमने बोला था कि इन दोनों के मध्य जो कोण बनेगा, ठीक है, उस कोण का आधा कर दो पहले तो, और आधा करने से जो लाइन बनेगी उस लाइन पे जितने भी बिंदु होंगे, जैसे मान लीजिए इस बिंदु की बात करें तो ये बिंदु इन दोनों से, ठीक है, L से और M से समान दूरी पर स्थित होगा, साथ में 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ये बात हमने की हुई है अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर। तो देखिए ये वो दो रेखाएं होगी PQ और PR, दो प्रतिशती रेखाएं, और PS उनका अर्धक है। देखिए उपपत्ति में लिख देना ये कि PQ व PR दो प्रतिशती रेखाएं, ठीक है, PQ व PR दो प्रतिशती रेखाएं हैं, और SP इनका अर्धक है, SP इनका अर्धक है। तो हम जानते हैं कि
अर्धक पर स्थित बिंदु, अर्धक पर स्थित बिंदु दोनों प्रतिच्छेदी रेखाओं से, दोनों प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ होता है। ठीक है, वो बिंदु पथ की परिभाषा लिख देंगे बस। दैट एम्प्लाइज SN बराबर SM, दैट्स ऑल। बस इतना ही है ये कि ये दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं और ये एंगल, ये जो बीच में रेखा बनाई हमने, जो रेखाखंड बनाया, वो इस एंगल का अर्धक है। अर्धक हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो 90 डिग्री की लाइन बनेगी S से, और यहीं वापस इधर PR पे, मतलब PQ और PR पे जो 90 डिग्री की लाइन बनी, यह दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी। अगर हम इस भाग की बात करेंगे, SN जो है वो किसके बराबर होगा, SM के। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर जो लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको ABC एक कोण दे रखा है और इस कोण की ये दो भुजाएं की BA और BC, कि BA और BC से समदूरस्थ किसी बिंदु का बिंदुपथ आपको बताना है। तो ये बिंदुपथ की परिभाषा की ही बात कर रहा है जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर की थी, कि दो प्रतिच्छेदी रेखाएं और इन प्रतिच्छेदी रेखाओं से समान दूरी पर कोई बिंदु, कि मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है जो इन दोनों रेखाओं से समान दूरी पर है। ठीक है, कि अगर ये वाली दूरी इस दूरी के बराबर है तो इस बिंदु का बिंदुपथ इस एंगल को दो बराबर भागों में विभाजित करता हुआ बनेगा। ठीक है, कि ऊपर वाला जो कोण है वो इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। तो इसी कंसेप्ट का यहाँ पर यूज़ करेंगे कि जैसे इसको थोड़ा आगे बढ़ाया तो ये AB से जाने वाली एक रेखा बन जाएगी और ये BC से जाने वाली एक रेखा बन गई। मतलब दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं और हमें समान दूरी पर, इन दोनों रेखाओं से समान दूरी पर और अंतः भाग में लेना है। ऐसा इसने बोला है कि अगर ये मान इस मान के बराबर है, इसको नाम दे दिया P, इसको नाम दे दिया हमने Q और इसको नाम दे दिया R, कि अगर PQ PR के बराबर है, अगर PQ PR के बराबर है तो B से जब इसको मिलाएंगे, मतलब ये जो रेखा बनेगी, ये वाली रेखा, ये रेखा जो बनेगी वो इस एंगल B के दो बराबर भाग करती हुई बनेगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ किसी बिंदु का बिंदुपथ ठीक है, दोनों रेखाओं के मध्य बने कोण का अर्धक होता है। दैट्स ऑल, कि इस कोण का, ये जो एंगल ABC है, इसका अर्धक ही इसका बिंदुपथ है। ठीक है, एंगल ABC का अर्धक जो इसने पूछा है कि बिंदुपथ क्या होगा, B व C से समदूरस्थ, BA और BC से समदूरस्थ किसी बिंदु का बिंदुपथ, तो एंगल जो ABC है उसका अर्धक। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे 10.2 का बेसिक, वहाँ पर कुछ परिभाषाएं जो त्रिभुज से संबंधित होंगी और उसके बाद हम उनके कुछ क्वेश्चंस को भी सोल्व करेंगे। थैंक यू।